हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं T2 क्लासेस। पिछली क्लास में हमने जाना था किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं मराठा राज्य की स्थापना करते हैं, खुद को छत्रपति की उपाधि प्रदान करते हैं और किस तरह से उनका मुगलों के साथ संघर्ष होता है। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में जानी। आगे आने वाली क्लास में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे आने वाले जो वंशज हैं उनके बारे में जानेंगे और फिर किस तरह से छत्रपति के बाद पेशवाओं ने एक तरह से दोबारा से इस राज्य की स्थापना करी और पेशवा का पद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, छत्रपति का पद जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। ये सारी बातें हम अगली क्लास में जानेंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस तरह से चलती थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन यहाँ से क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इस कंटेंट को यहाँ पे बनाया है। तो प्रशासन व्यवस्था जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहें या मराठाओं की प्रशासन व्यवस्था कहें या आप पेशवाओं की प्रशासन व्यवस्था कहें, व्यवस्था यही रहेगी मराठाओं की प्रशासन व्यवस्था। तो इस प्रशासन व्यवस्था में 8 प्रधान होते थे, यानी एक तरह से मंत्रिमंडल होता था। जैसे कैबिनेट होती है आज भी हमारे देश के अंदर, उसी तरह से मराठाओं की प्रशासन व्यवस्था में 8 प्रधान होते थे। ये उन 8 प्रधानों के नाम हैं। प्रधान का नाम देके पूछा जाता है वो क्या काम करता था। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता था पेशवा, जो बाद में चलकर पूरी कमान अपने हाथ में ही ले लेगा, हम जानेंगे उसके बारे में भी। तो पेशवा होता था संपूर्ण राज्य की शासन की देखभाल, यानी युद्ध लड़ना और कोई आक्रमण कर रहा है उसको देखना, शासन की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी पेशवा के पास होती थी। एक तरह से पेशवा प्रधानमंत्री होता था, छत्रपति राष्ट्रपति होता था, ऐसे आप समझ सकते हैं। पेशवा क्या है? संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, पूरा शासन करना, वो पेशवा की जिम्मेदारी है। आमत्य, आमत्य अर्थ मंत्री है, ये आय व्यय को फाइनेंस को कंट्रोल करता है। आमत्य फाइनेंस मिनिस्टर हो गया आमत्य। सुमंत, सुमंत विदेश मंत्री है, यानी फॉरेन मिनिस्टर। विदेश मंत्री का यानी विदेशों के साथ, विदेश कौन है यानी दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध है उसके बारे में सुमंत काम करेगा। सुमंत मतलब विदेश मंत्री। चिटनिस, चिटनिस मतलब पत्राचार विभाग, जो पत्र आ रहे हैं, जो संदेश आ रहे हैं, संदेश भेजे जा रहे हैं, उसका काम चिटनिस करते थे। सेनापति, जो सेना है मराठाओं की सेना है, उस सेना का जो प्रधान होता था वो सेनापति होता था। ठीक है। पेशवा तो संपूर्ण राज्य की देखभाल कर रहा है और कोई युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें जो सेना है उस सेना का जो प्रधान है वो सेनापति होगा। न्यायाधीश, जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। पंडित राव, ये मुख्य सलाहकार और धार्मिक कार्य का काम करता था। पंडित राव क्या करते थे? ये मुख्य सलाहकार का काम करते थे और धार्मिक कार्य भी करते थे। अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है या फिर एक मूवी आई थी पानीपत तृतीय, पानीपत का युद्ध, तो उसमें ये सारे के सारे नाम आपको बार बार सुनाई देते हैं। पेशवा, अमंत्य, सुमंत। ठीक है। उसके बाद अंतिम जो पद है, 8वां पद है, वो है वाकानवीस। वाक्यानवीस, ये होता था गुप्तचर और सूचना विभाग। ठीक है। जो गुप्तचर विभाग और सूचना विभाग का प्रधान होता था उसे वाकानवीस कहते थे। फिर से मैं आपको अष्ट प्रधान के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में बताता हूँ। पेशवा ये संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। आमत्य, आमत्य मतलब अर्थ मंत्री यानी आय यानी फाइनेंस मिनिस्टर। सुमंत मतलब विदेश मंत्री। चिटनिस मतलब पत्राचार विभाग, लेटर वाला विभाग। सेनापति सैन्य प्रधान। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। पंडित राव मुख्य सलाहकार और धार्मिक कार्य करने के लिए, अगर पेशवा को या छत्रपति को सलाह चाहिए तो सलाह देने का काम मुख्य सलाहकार करेगा, और कोई धार्मिक कार्य करा जा रहा है तो भी जो कार्य करेगा वो पंडित राव ही करेगा। तो पंडित राव के पास 2 पद हैं, वो मुख्य सलाहकार भी है और धार्मिक कार्य भी कर रहा है, मतलब एक तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये। वाकायनवीस, वाक्यानवीस क्या है? गुप्तचर और सूचना विभाग के का जो हेड होता था वो वाकानवीस होता था। अच्छा, सेना जो होती थी, सेना मुख्यतः 3 हिस्सों में बटी होती थी। पागा सेना, सिलहदार और पैदल सेना। ये पागा सेना सिलहदार पूछा जाता है एग्जाम में। मराठाओं की सेना मुख्यतः 3 हिस्सों में बटी होती थी, पागा सेना, सिलहदार और पैदल सेना। पैदल सेना तो मतलब जो पैदल सेना, जो सेना में पैदल लड़ने वाले सिपाही हैं वो पैदल सेना रहेंगी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, ये परमानेंट होते थे। जो पागा सेना होती थी ये परमानेंट घुड़सवार सैनिक होते थे। और सिलहदार वो होते थे जब युद्ध लड़ा जाता था तब वो अस्थायी घुड़सवार सैनिक सेना में भर्ती हो जाते थे। जब युद्ध नहीं हो रहा होता था, लड़ाई नहीं हो रहा होता था, तो ये दूसरा काम कर रहे होते थे सिलहदार। तो सिलहदार एक तरह से ट्रेंड तो होते थे लेकिन जरूरत पड़ने पर काम आते थे। पागा सेना हमेशा तैयार रहती थी, नियमित घुड़सवार होते थे। ये दोनों अंतर आप समझिएगा। पागा सेना मतलब नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार मतलब अस्थायी घुड़सवार सैनिक, और पैदल सेना तो पैदल सेना है ही। चलिए, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में भी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 2 तरह के कर मराठा लेते थे, सरदेशमुखी कर और चौथ कर। ठीक है। ये छत्रपति या मराठा कहिए, वहां पर रिवेन्यू कलेक्शन की 2 व्यवस्थाएं थी, सरदेशमुखी और चौथ कर। सरदेशमुखी क्या होता था?
स्वयं के अधिकार क्षेत्रों से राजस्व का 1/10 भाग ले लेना। अगर कोई राज्य मराठा राज्य के अंतर्गत ही आ रहा है, कोई जगह मराठा राज्य के अंतर्गत ही आ रही है, अधीन है, तो वहां से रेवेन्यू का कुल राजस्व का 1/10 भाग मराठाओं को दिया जाता था। चौथकर क्या था? फिर चौथकर ये बहुत लगाते थे। राज्य के आसपास का क्षेत्र है, जैसे निजाम है मराठों के पास में, मराठाओं ने निजामों पर आक्रमण करके निजामों को जीत लिया, निजाम वाले क्षेत्र को जीत लिया, तो ये क्या करते थे, उस राज्य को उसी को वापस कर देंगे, ठीक है, उस पर कोई आक्रमण भी दोबारा नहीं करेंगे, और उस राज्य पर अगर कोई आक्रमण करता है तो उसकी सहायता भी की जाएगी, लेकिन उसके बदले में राजस्व का 1/4 भाग देना पड़ेगा, जिसे चौथकर कहते थे। मतलब वो राज्य जो इन्होंने जीत लिया आक्रमण करके, वापस वहीं के शासक को दे देते थे, और उसके बदले में 1/4 रेवेन्यू लेते थे, और उस वहां के शासक को, चाहे वो निजाम हो, चाहे वो मुगल हो, मुगलों से भी ने लेना शुरू किया था, चाहे वो राजपूत हो, वहां के शासकों को ये भी बोलते थे, ये एक तरह से बोलते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो मराठा तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी सहायता भी की जाएगी, और तो राज्य अपना वापस ले लो, शासन तुम ही करो। हालांकि वो मराठाओं ने वो राज्य जीत लिया है, लेकिन राज्य वापस रखो, लेकिन बदले में क्या दो? भू राजस्व का 1/4, चौथाई हिस्सा भू राजस्व का हमें दो, तो वो हो जाएगा चौथकर। तो आप सरदेशमुखी और चौथकर का अंतर समझिए। सरदेशमुखी कर राजस्व का 1/10 भाग है, और मराठाओं के अधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से लिया जाता था, मतलब खुद के राज्य से ही कलेक्ट किया जाता था, पूना के आसपास वाले क्षेत्र से। चौथकर वो क्षेत्र है जो दूसरे राज्य से लिया जाता था, जिसको मराठाओं ने जीत लिया है और वापस कर दिया है, और वहां से राजस्व का 1/4 भाग लिया जाता था। तो सरदेशमुखी कर और चौथकर आप आई होप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक मैं और कवर करूंगा यहाँ पर। जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लिखने को एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जब हमने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा, तो हमने ये सारी बातें वहां पर भी की थी। फिर से 4 पॉइंट में आपको बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने खुद को छत्रपति की उपाधि दी थी और मराठा राज्य का उदय किया था, मराठा राज्य को बनाया था, ठीक है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, सहिष्णु शासक थे। सहिष्णु शासक का मतलब इनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और हिंदू और मुस्लिम इनका जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें भी थे, और ये इस्लाम का आदर करते थे। पहली बात आपको याद रखनी है, छत्रपति शिवाजी महाराज सहिष्णु शासक थे, इस्लाम का आदर करते थे, सेना में, प्रशासन में हिंदू मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित होते थे। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते थे, छापा मार युद्ध पद्धति का ये इस्तेमाल करते थे। मतलब ऐसे बोलकर युद्ध करने नहीं आते थे, छुप कर जाते थे, और छुपकर अचानक से धावा बोल देते थे। इसे कहते हैं हम गोरिल्ला युद्ध पद्धति। जैसे कि आपने शेर को देखा होगा या चीते को देखा होगा, छुपा रहता है अपने शिकार के लिए, और अचानक से जब शिकार पास में आता है तो मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है। उसी को कहते हैं गोरिल्ला युद्ध पद्धति। और इस गोरिल्ला युद्ध पद्धति में पिंडारी इनकी बहुत मदद किया करते थे। पिंडारी क्या होते थे, हम आगे भी जानेंगे, चलिए बता देता हूँ। पिंडारी जो थे वो सभी जातियों के लोग होते थे, और वो क्या होते थे, इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति में बड़े एक्सपर्ट होते थे। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में पिंडारी जो है मराठाओं की मदद किया करते थे, और जब मराठा उस क्षेत्र को जीत जाते थे तो वहां से जो लूटपाट का सामान मिला करता था, उस लूटपाट के सामान में उन पिंडारियों का भी हिस्सा हुआ करता था। तो पिंडारी जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में एक्सपर्ट थे, वो भी मराठाओं की मदद किया करते थे, सभी जातियों के लोग, ठीक है। वो सेना में नहीं होते थे, अलग से पिंडारी एक व्यवस्था है, ठीक है। पिंडारी एक तरह से अचानक से हमला बोलने वाले लुटेरे लुटेरे समझ लीजिए। पिंडारियों को आप एक जाति समझ लीजिए जो लूटपाट का काम करती हैं और गुरिल्ला युद्ध पद्धति में एक्सपर्ट होती हैं। वो भी मराठाओं की मदद किया करते थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अब शिवाजी महाराज के बारे में बता रहा हूँ। ये सहिष्णु शासक थे, इस्लाम का आदर करते थे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते थे, और औरंगजेब ने इनको पहाड़ी चूहा कहा था। पहाड़ी चूहा, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा था। और इनकी बहुत बड़ी नौसेना थी। शिवाजी महाराज के पास बहुत बड़ी नौसेना थी, और इनको फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ द इंडियन नेवी कौन है, आपका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी नौसेना थी। चलिए, इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि मराठाओं के उदय के बाद किस तरह से शिवाजी के वंशज आए, शिवाजी के कौन कौन से वंशज छत्रपति बने, और उसके बाद किस तरह से पेशवा पद एक तरह से मेन पद हो गया मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, और पेशवाओं ने किस तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और बहुत सारी संधियां की, और अंततः किस तरह से ये पेशवा पद समाप्त कर दिया गया और मराठाओं राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन मिला लिया। ये सारी बातें हम आने वाली क्लास में करेंगे। अगर क्लास में कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या नया किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।